नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है, जाहिर है जो पटना में जो कुछ विपक्ष का चल रहा है, जो एक कनक्लेव चल रहा है, जो हिंदुओं के खिलाफ एक जो जमघट हो रहा है, उसी के बारे में है। हालांकि उद्देश्य उसका 2024 में मोदी जी को हराना है या बीजेपी को हराना है या सत्ता में आना है, लेकिन अंतिम उद्देश्य उनका जो है हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाना, हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाना। आप एक एक पार्टी उठा के देख लीजिएगा, सब के सब एंटी हिंदू हैं। स्टालिन से लेकर के ममता तक जितने भी लोग हैं, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो हिंदुओं से घृणा करता है, तो ये भी एंटी हिंदू लोग हैं। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, जो जिसके पास इसका आयोजन है, इस मीटिंग का आयोजन आरजेडी और लालू जेडीयू मतलब नीतीश और इनका, तो उस आरजेडी के जो सबसे मुख्य एक प्रवक्ता है या बड़े नेता हैं, क्योंकि वो परिवार के नहीं है, इसलिए वो अध्यक्ष नहीं बने या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बने, तो उनका बयान आप देख लीजिएगा। बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो कल कह रहे थे कि हिंदू तो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है और वो उसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वो मिश्रा जी हैं, आप जानते होंगे उनको। तो ये इस जो कनक्लेव है, इसकी भाषा, इसके पीछे का वो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या रणनीति है और क्या नियत है। अब राहुल गांधी तो आप जानते ही हैं कि हिंदुओं के खिलाफ खाली देश में नहीं, विदेशों में भी जाकर के जहर बोलता रहता है। जहां भी जाए वो बगैर हिंदुओं के खिलाफ जहर न बोले, ये हो नहीं सकता। हालांकि वो पैदाइशी गैर हिंदू है, तो शायद उसके मन में ये बात रही होगी। और जिस वंश परंपरा से वो आता है, वो तो एंटी हिंदू है ही है। नेहरू जी पहले व्यक्ति हैं कांग्रेस में, जो कांग्रेसी जिन्होंने गैर हिंदुओं के खिलाफत करनी शुरू करी थी। तो खैर छोड़िए ये सब। तो ये एक आप इस रिहर्सल को 2019 से पहले 2018-19 के दौरान भी ऐसे ही रिहर्सल हुए थे, ऐसे ही जो है फोटो ऑप हुए थे, ऐसे ही फोटोग्राफी हुई थी, ऐसे ही सब मिलकर के एक मंच पे इकट्ठे होते थे, जो दाल भात जो भी खाते थे वो खाते थे, मौज मस्ती करते, फिर अपना चले जाते थे अपने अपने उड़न खटोलों में, वापिस अपने राज्य को चले जाते थे। हालांकि विपक्ष की एकता के बारे में हर एक को पता है, देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि इनकी एकता होगी या नहीं होगी और किन शर्तों पर होगी। और इसीलिए आगे कुछ तय करने के लिए इन्होंने फिर एक नई मीटिंग की जो है बात करी है कि आगे जो है शायद शिमला में 1-2 महीने बाद होगी। लेकिन उसमें क्या है, मूल तत्व क्या है? कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो ये कुर्बानी का शब्द किसने दिया? जो समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क हैं, जो सांसद हैं और अक्सर शरीयत वरीयत और इस पर सब बोलते रहते हैं, एंटी हिंदू बातें करते रहते हैं। तो ये उनका एक थीम उन्होंने दे दी, कुर्बानी, कि कुर्बानी दो, तब जाकर के मोदी जी को हरा पाएंगे। और जहां तक मेरा ख्याल है, ये कुर्बानियां होंगी, ये सब कुर्बान हो जाएंगे। 2024 में जितने भी चेहरे हैं, ये सब कुर्बान हो जाएंगे। ये रिहर्सल फिर जो है 2028 और 29 में फिर शुरू होगा। जो अभी पटना में हुआ है, फिर शिमला में होगा, फिर कलकत्ता में होगा, फिर हैदराबाद में होगा, फिर चेन्नई में होगा, फिर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं विपक्ष की, वहाँ सब होगा। अब इनकी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इनका हर एक के मन में क्या है। ममता बनर्जी क्या कुर्बानी चाह रही? ममता बनर्जी कह रहे कि बंगाल को छोड़कर सभी जगह सब लोग एकजुट हो जाए,
बंगाल में नहीं। बंगाल में मत आना, वहां सिर्फ मेरा राज चलेगा, यहां कोई कुर्बानी नहीं, तुम कुर्बानी देना, हम कोई कुर्बानी नहीं देंगे। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि अधीर रंजन चौधरी को हटाया जाए, मतलब उनका कहने का आशय था कि हटाया जाए, यानी वो गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं कि जो ममता का लोकतंत्र है, हिंसा का लोकतंत्र है, उसके खिलाफ अधीर रंजन चौधरी सरकार के उसके पास गए, कोर्ट में गए, धरने दिए, और जो भी एक लोकतांत्रिक पार्टी कर सकती है जब वो असहाय हो। तो ममता के उसमें एक कांटा चुभा हुआ है। पहले तो वो ये चाहती कि कोई यहां ना आए, मेरे अलावा कोई ना आए। कांग्रेस भी जो है सीपीआई सीपीएम वामपंथी से तालमेल न करे और मेरे खिलाफ कोई नहीं लड़े, डायरेक्ट टक्कर मेरी और बीजेपी को। ये तो ममता की वो है। और दूसरा कि अधीर रंजन चौधरी को हटाओ। अब दूसरे किरदार हैं इसमें अखिलेश यादव, जिनके पास देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आते हैं और प्रमुख विपक्षी दल है। वो भी उनका यही कहना है कि जहां जो मजबूत हो उसको शेयर मिले, ज्यादा शेयर मिले, वो ठीक है। लेकिन इससे पहले उनका कहने का ये था कि जहां जो मजबूत है वहां उसकी चले, तो उसकी चलेगी तो माने अखिलेश की चलेगी। और अखिलेश पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि मैं 80 सीट्स पे ही हम लोग लड़ेंगे। तो हम लोग में बाहर से कौन है? सिर्फ कांग्रेस रह गई, यानी कांग्रेस यहां कुर्बानी दे। एक सीट वो हमेशा छोड़ते थे, रायबरेली की, एक अमेठी की छोड़ते। अब अमेठी में तो उनका कैंडिडेट भाग गया, रायबरेली में भी एक सीट दी जा सकती है, तो वो भी कुर्बानी मांग रहे हैं कांग्रेस की। केजरीवाल सबसे शानदार किरदार है। ये वो आदमी है जिसने जिन के साथ आज खड़ा हुआ, जिन के दरवाजे में नाक रगड़ रहा है, इन्हीं को सबको भ्रष्ट बता चुका। अब वो कह रहा है कि भाई जो अध्यादेश निकाला है केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ सब लोग एकजुट हो जाए, उसकी खिलाफत करें सब राज्यसभा में। हालांकि जो ये अध्यादेश निकला है, अगर वो सही होते तो जैसे वो कह रहे थे, उनके नेता कहते हैं कि 5 मिनट में ये सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो जाएगा। तो भाई जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? जब 5 मिनट में खत्म हो सकता तो चले जाते। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ नौटंकी करनी है, और इस बहाने वो कांग्रेस को डुबाना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस के जितने भी राज्य हैं, एटलीस्ट दिल्ली और पंजाब, जहां कांग्रेस का सफाया आम आदमी पार्टी ने किया, वहां के यूनिट्स नहीं चाहते हैं कि इसको सपोर्ट किया जाए, केजरीवाल को सपोर्ट किया जाए। केजरीवाल को सपोर्ट करने का मतलब यह है कि अपना अस्तित्व पूरा खत्म करना। और अभी केवल 2 राज्य है। कल के दिन यह भी हो सकता है कि केजरीवाल जो कांग्रेस जहां पर मुख्य विपक्षी दल है उसको रिप्लेस कर दे और खुद मुख्य विपक्षी दल बन जाए। तो कांग्रेस को यह भी डर है, और वो कांग्रेस को इस जगह पे लाना चाहते हैं केजरीवाल कि कांग्रेस सार्वजनिक रूप से कहे कि हम उस अध्यादेश का वो करेंगे, विरोध करेंगे, राज्यसभा में उसके विपक्ष में वोट देंगे। और इस तरह वो संदेश देना चाहते हैं पूरे कैडर को, अपने कैडर को और कांग्रेस को, कि कांग्रेस के कैडर का तो मनोबल टूट जाए और उनका कैडर बिल्कुल मजबूत हो जाए, तैयार हो जाए कि देखिए अब कांग्रेस की हैसियत कुछ नहीं रहेगी। तो ये वो चाहते हैं, वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और कुछ नहीं, उनका कोई उससे संबंध नहीं। अगर सचमुच वो चाहते हैं कि ऐसा हो तो कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। वो इसके बहाने कांग्रेस को मिटाना चाहता है कि अगर कांग्रेस नहीं सपोर्ट करेगी तो मैं कांग्रेस के खिलाफ पूरा बोलता रहूंगा। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, अभी तक जो न्यूज चल रही थी, जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसमें पता चला कि केजरीवाल और भगवंत मान जो है निकल गए वहां से, वो ज्वाइंट उसमें नहीं गए। तो पहली खटास तो यहीं से शुरू हो गई। अभी तो मैं इस बात का जिक्र ही नहीं करूंगा कि इनका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है।
और न वो इस बात का जिक्र करेंगे। जैसे ये जिक्र होगा, जैसे ये मुद्दा उठेगा, ये सारी एकता, ये सारा नाटक जो है बिगड़ जाएगा। सब एक दक्षिण चले जाएगा, एक पूर्व चले जाएगा, एक पश्चिम चले जाएगा, उत्तर चले जाएगा। अब हाँ, उत्तर से याद आया कि जम्मू कश्मीर में भी जो वो है फारूक अब्दुल्ला, वो 370 की वापसी चाहते हैं। अब ये दूसरा एक इनके लिए धर्म संकट है कि वापसी का वचन देते हैं या नहीं देते हैं, चुनाव प्रचार में इसका मुद्दा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है 370 के मामले में लगभग पूरे देश में एक आम राय थी कि हाँ 370 हटनी चाहिए। अब इसमें उनका क्या स्टैंड बनता है? हालांकि वहाँ 4 या 5 MP होंगे, उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि अगर वो जीते भी हैं तब भी उनके पास विकल्प यही रहता है, विपक्षी विकल्प रहता है, क्योंकि अब NDA से दोनों का नाता टूट गया, फारूक अब्दुल्ला का भी और महबूब मुफ्ती का भी। तो ये जो हो रहा है, ये एक एक्सरसाइज 1 साल तक ऐसे चलती रहेगी। फिर 4 साल इसमें ब्रेक लग जाएगा, फिर 4 साल बाद फिर यही नाटक दोबारा शुरू हो जाएगा। एंटी BJP, एंटी मोदी। हालांकि इस बार राहुल गांधी विदेश में जाकर काफी कुछ करा है। भारत को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए काफी उन्होंने मेहनत करी, और इस बार पैसा भी बहुत है। अगर आप जानते होंगे, सोरोस ने काफी पैसा इसमें जो है खर्च करने का वादा किया और खर्च कर रहा है। जो कुछ आप देख रहे हैं अभी, ये जो पहलवानों के नाम पर जो ये नाटक चल रहा है, तो ये सारे जो है सोरस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। तो ये चलता रहेगा। वो जैसे वहाँ पे US में भी उन्होंने मोदी जी के खिलाफ काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी, और पत्रकार वार्ता में भी कहलवा दिया। अभी मैं जो इनके वो हैं यहाँ पर जो मीडिया वाले हैं, जो वामपंथी मीडिया हैं, जो 10 जनपद में सुबह शाम हाजिरी लगाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपसे ही क्यों पूछा, ये कोई बात होगी, आपसे क्यों पूछा? अरे भाई, तुम पैसे दोगे, तुम प्रोपेगेंडा करोगे, तो पत्रकार क्यों नहीं पूछेगा? उसको उसके बाद अधिकार है पूछने का। अब इनका नया वो जो है बराक ओबामा हो गया, क्योंकि ओबामा ने भी जो है अल्पसंख्यक मामले में कुछ कहा। हालांकि तथ्य किसी के पास कुछ नहीं है। कोई भी एक भी व्यक्ति देश में या विदेश में ये नहीं कह सकता है कि भारत में अल्पसंख्यक माने मुसलमान, क्योंकि औरों को तो मतलब ही नहीं है, वो तो सब हो रहे हैं। बेचैनी इनको है जिनको गजवाए हिंद चाहिए। तो एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि हमारे खिलाफ ये हो रहा है। ये उठाते हैं गलत मुद्दे। अब जैसे CAA पर हुआ, CAA पर कितना इन्होंने दंगा किया, जबकि CAA का इनसे कोई संबंध ही नहीं था, भारत के मुसलमानों को लेना देना ही नहीं था, लेकिन पूरा इन्होंने दिल्ली तक जलाया। ये अगर NRC अगर लागू होगी तो उसका भी इनसे कोई संबंध नहीं है, भारतीय मुसलमानों का इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर ये लागू होगा या CAA लागू हो जाएगा तो ये फिर देश को जलाएंगे। ये इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव के नज़दीक हम जो है यहाँ आग लगा देंगे। और उनको भड़काने वाले राहुल गांधी जैसे सारे ये जो आज पटना में बैठे हैं, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही अभी वो होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, संविधान ने कहा भाई करो, तो कब तक करो? 75 साल तो हो ही गए, कभी तो करोगे। तो क्या दिक्कत है? और इसको क्यों कम्युनल इशू बनाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड में? जब क्रिमिनल में एक है तो सिविल में क्या दिक्कत है? तो ये भी एक जो है ये भड़काएंगे। जो आज जो पटना के जो ये थे नौटंकीबाज थे, ये सब इसको लेकर के इशू बनाएंगे। लेकिन यहीं पर जो है सारा झंझट यहीं पर है कि जब ये जो इनको गोलबंदी करेंगे तो किसको जाएंगे? हर राज्य में जितने भी लोग थे, ये हर राज्य में ये लोग उपस्थित हैं। इनमें नेशनल पार्टी केवल एक ही है जो आज भी नेशनल पार्टी है, चाहे उसके 40-50 सांसद हों, लेकिन वही है। तो उसको कहाँ से मिलेगा?
अगर ये गोलबंदी करके सारे बंगाल में अगर ममता को चले जाते हैं, यूपी में अखिलेश को चले जाते हैं, दिल्ली में पंजाब में अरविंद केजरीवाल को चले जाते हैं, चलो तमिलनाडु में तो हम मान सकते हैं कि वहाँ डीएमके के साथ इनका कोई क्लैश नहीं होगा, एक आध सीट इनको कोई देंगे तो देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। तो ये मुद्दे ये लोग उठाएंगे अपने अपने भले के लिए, चाहे इसमें तथ्य कुछ नहीं है, लेकिन अपने उसके लिए ये उठाएंगे, वोट बैंक को अपना इकट्ठा करने के लिए और इस नौटंकी को आगे जारी करने के लिए। आप आज लिख के ले लीजिए कि जो इस समय चल रहा है 2023 में जो एकता की बात चल रही है, ये 2028 में भी चलेगी, 28 से 29 के बीच, जैसे 18 से 19 के बीच वही चेहरे हैं, दो चार अलग हट गए, जैसे मायावती जी हट गई, चंद्रबाबू नायडू जो तब सबसे मुखिया थे, इसके झंडा बरदार थे, वो आकर के शायद वो इंडिया के दरवाजे पर खटखट कर रहे हैं। तो अभी ये दौर शुरू हो गया है शिमला का, ये करने का, वो करने का, और मुख्य क्या है कि हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाने का मुख्य इनका वो है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।